नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मोहित्रा जी। काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस के ऊपर हम लोग ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी ट्रबलसम, थ्रेटनिंग एंड वेरी सेंसिटिव मैटर। हम बात करें यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में। दादा, वेरी वार्म वेलकम। आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग है। इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड ये I'm not even why am I surprised कि why is the court putting its nose into it? कोर्ट्स को ये डायरेक्शन देने की क्या जरूरत थी कि आप ऐसी गाइडलाइन लाइए? चलिए, आपके पास बहुत सारे केसेस आए हुए थे, बट इस तरीके से कि जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को, उसके साथ साथ वुमेन को, सभी को दरकिनार करते हुए आपने सिर्फ एक सेक्शन और एक सेगमेंट के ऊपर ध्यान दिया। आप हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या आप वहां पे एक नया थिएटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नया पॉलिटिकल सेंटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? दीज वर द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट दादा इज गेटिंग इनटू अ वेरी डिफरेंट डोमेन। ये एक्चुअली में बहुत खतरनाक है। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। यूजीसी ये क्या है? समथिंग इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना? इक्विटी की बात कर रहे हैं ये लोग, जो रेगुलेशन ला रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब ये नया एक्ट नहीं है। यूजीसी एक्ट जो है उसी के तहत एक रेगुलेशन लाया जा रहा है टू मेक इट पनिशेबल फॉर द इंस्टीट्यूशंस हु डू नॉट, जो क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, इक्विटी वगैरह। ये सारे शब्द बाय द वे बिल्कुल वोक शब्द हैं, एकदम सीधा वहां से उठा के, वेस्ट से उठा के, हम लोग पश्चिमी सभ्यता से उठा के हमने यहाँ पे थोप दिया है। तो डाइवर्सिटी, इक्विटी वगैरह लाने के लिए क्या किया जा रहा है कि अब तक एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उन समुदाय के लोगों के लिए प्रोटेक्शन था, रिजर्वेशंस था, एंड दे हैड सम राइट्स। दूसरा, अभी ओबीसी को उस कैटेगरी में जोड़ के एक राइट दिया जा रहा है 24/7 कि आप कंप्लेंट कर सकते हो। या तो आपके राइट्स का खनन हो रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एडमिशन में हो, चाहे कोर्सेस में हो, एग्जामिनेशन में हो, आप कंप्लेंट कर सकते हो। और कंप्लेंट करने के लिए कोई मनाही नहीं है, कभी भी कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अगर गलत कंप्लेंट किया उसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन कंप्लेंट आएगा तो हर एक यूनिवर्सिटी में एक कमेटी होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और दिव्यांग लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और वो इस पे निर्णय करेंगे, राय देंगे कि भाई ये जो शिकायत आई है इसमें ये सही है कि गलत है। अच्छा, अगर ये सही साबित हुआ तो इसकी जो जितनी इसकी गंभीरता होगी उसके आधार पे यूनिवर्सिटी को सजा भी मिल सकती है। यानी एक तरह से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है इस अधिवेशन को। ये सजा क्या होगी? या तो यूनिवर्सिटी का वो कोई कोर्स जिसमें ये सब डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये उत्पीड़न हुआ है, वो कोर्स को ही बंद कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए और कभी यूनिवर्सिटी वो कोर्स दोबारा चालू ना कर सके। या फिर ये वहां तक जा सकता है कि यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया जाए और उसको फिर से संगठित किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक विभाजक और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ड्रैकोनियन, बहुत ही क्रूर तरह का एक कानून है और इस पे मैं बिल्कुल पीछे हट के बात नहीं करूंगा। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है या जो निर्देश है, वो आदेश नहीं था, वो निर्देश था। सरकार ने ये मुहिम रखी, पिछले साल से चल रही है और फिर इस साल इसको मतलब फाइनलाइज करके इशू किया गया है। ओबीसी की बात पहले नहीं थी इसमें। इसका आधार क्या था? इसका आधार ये था कि एससी, एसटी जो कैंडिडेट्स हैं, छात्र हैं, उसमें उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध जो उत्पीड़न होता था, उसके मामलों में 118.4% वृद्धि देखी गई थी। उसी पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और फिर ये सब चालू हुआ। लेकिन अभी ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। मुझे 1990 में हुए मंडल आयोग और उसके विरुद्ध जितना भी एजिटेशन हुआ था उसकी याद आती है। उसमें उस वक्त मैं खुद छात्र था और हमारे कुछ साथियों ने अपने आप को जला के मार भी दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो कानून आना था तो आ ही चुका था। मैं ये कहूंगा, मैं इसमें दो पक्ष रखूंगा, मैं इसके राजनैतिक पक्ष में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए अर्थनैतिक पक्ष ज्यादा मायने रखता है
और दूसरा इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, एक ढांचा है जिसको हमें समझना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल एंगल मैं पहले पकड़ता हूं, उसमें 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट में मैं वो अर्थनैतिक जो है इसकी विशेषता और प्रॉब्लम वो मैं बताऊंगा। तो देखिए 1902 और 1903 में एक सेंसस हुआ, एक कास्ट सेंसस हुआ, जो पहला कास्ट सेंसस था भारतवर्ष का, जो अंग्रेजों ने कराया। उसमें उनके कई उद्देश्य थे। एक प्रधान उद्देश्य ये था कि ये जो समाज है इसका वर्गीकरण कर दिया जाए, और उससे क्या है, उनका जो पूरा पॉलिसी था ना, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसमें और सहायता मिलेगी। क्योंकि तब तक उन्होंने सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम कराया था। अब उन्होंने देखा यार हिंदू मुस्लिम से तो चल ही रहा है, हमारा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदू समाज जो इतना बड़ा है, इसको बांटने का काम किया जाए। तो ये कास्ट सेंसस लाया गया। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि उत्पीड़न था या नहीं था, मेरे हिसाब से था, मैं तो खुद कहता हूं कि था। लेकिन जो विभाजन की बात इन्होंने करी और जिस बेसिस पे उन्होंने करी, उससे उन्होंने आगे की सोची, अगले 50-60 साल। अब 1902 में भी उनको नजर आ रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इस पे राज करेंगे, इस जिस तरीके से हम अभी कर रहे हैं। तो अग्रिम काल के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। एक साजिश तो हमने करनी है जिससे भारतवर्ष को एक वंचित समाज, बांटे हुए समाज की तरह रखा जाए, उभरने ना दिया जाए, उसको वीक रखा जाए। तो जितने भी हथकंडे हो सकते हैं जिससे हम बांट सकते हैं समाज को, हम लगाएंगे। मैं कुछ उदाहरण रखूंगा आपके सामने और उसके बाद में ये इस बात को समाप्त करूंगा। उदाहरण ये है कि देखिए बंगाल में एक सरनेम होता है मंडल, एक सरनेम होता है बागदी, हाँ, एक सरनेम होता है माइती। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, मंडल को फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट बताया गया। मंडल का मतलब क्या है, जिसको हम बांग्ला में मोड़ोल कहते हैं, इसका मतलब है विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया, गांव के दल का मुखिया। ये क्षत्रिय थे। इनको शेड्यूल कास्ट कैसे बना दिया गया? ठीक है। केरला में एक कम्युनिटी है एड़वा बोल के। एड़वा कम्युनिटी की एक विशेषता है कि उनके कम्युनिटी में कुछ स्पेशल लोग हैं जो आर्चर्स, तीरंदाज का काम करते थे। वो भी क्षत्रिय ही थे। उनको तो शेड्यूल कास्ट बना दिया गया। कुछ को ओबीसी बना दिया गया। ओबीसी कैटेगरी था ही नहीं तब, ये तो बाद में हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उदाहरण है, आप इनको अगर अच्छी से बारीकी से समझें तो ये समझ में आएगा कि ये एक सोशल रीइंजीनियरिंग था, एक सामाजिक ढांचे को परिवर्तन करने की साजिश थी विद अ स्पेशल पर्पस। तो हम अगर बटे ही रहे समाज के तौर पे, जबकि आज जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, अगर सबको सेम मौका मिले, अगर आपके पास बुद्धि है और सेम शिक्षा पद्धति मिले, तो जो बुद्धिमान है वो ऊपर आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है ना? हाँ, इक्का दुक्का इधर उधर उल्टा सीधा केस तो सारी दुनिया में ही होता है, लेकिन औसत तौर पे जो बुद्धिमान है, जो काबिल है, वो ऊपर आएगा। तो अगर वो ऊपर आ सकता है तो फिर ये हेरिडिटरी कास्ट का क्या मतलब है? विवेकानंद जी ने, औरोबिंदो ने, स्वामी दयानंद ने और भी कई जो सोशल रिफॉर्मर्स है, उन्होंने जो शिक्षा दी वो यही तो थी। आप कर्म से आपका वो निर्णय होगा कि आप किस वर्ग के हैं, आपके पैदाइश से, जन्म से नहीं होगा। तो उसको परस्यू करने के बजाय हमने क्या किया, वही ब्रिटिश पॉलिसी को अपनाया गया। ये कांग्रेस वालों ने किया, ये फिर जनता दल ने फिर कंटिन्यू रखा। अब फिर से बीजेपी वही चीज को तो कंटिन्यू ही रख रही है ना, वही सिस्टम जिसमें वर्गीकरण कर दो, जन्म के आधार पे वर्ग पे रहो और उसी में बटे रहो, ये कह के कि ये लोग विक्टिम है, वो लोग शासक हैं, वो उत्पीड़क हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक फंडामेंटल चीज को भूल रहे हो। अगर आपको आर्थिक और सामाजिक कल्याण करना है, आपको प्रोग्रेस करना, अग्रगति चाहिए, तो आपको एक चीज सिर्फ सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। उसी के आधार पे कोई भी देश आगे बढ़ता है और वो है मेरिट, काबिलियत। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ठीक है? ये एक स्पेशल कम्युनिस्ट आइडिया है, इनफैक्ट पोस्ट मार्क्सिस्ट आइडिया है, इक्विटी।
इक्विटी इज नॉट इक्वालिटी। इक्विटी समता नहीं है, समान अपॉर्चुनिटी, समान क्या बोलते हैं उसको, समकक्ष बनने की बात कही जा रही है। लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज इक्विटी। मतलब आप कुछ भी डालो उस तरफ से सोना आएगा, आलू डालो सोना आएगा, सोना डालो तो भी सोना आएगा। ये तो बेवकूफी की बात हो गई ना। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसमें हम वो वर्गीकृत रहेंगे और हमको बांट कर, वीक रखकर कंट्रोल करना आसान रहेगा सबके लिए। ठीक है, अब राजनीतिक पहलू से उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आप सब बुद्धिमान हैं, आपको पता है क्यों किया जा रहा है। मुझे सुनने में दो चीजें आई हैं, एक है इसको हटा दिया जाएगा या डाइल्यूट करेंगे, और दूसरा ये सुनने में आया कि नहीं करने दो, एजिटेशन हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैं राजनीतिक पहलू छोड़ देता हूं। इसमें मैं बिल्कुल सरकार के साथ में नहीं हूं, क्योंकि मैं आई बिलीव इन मेरिट। मुझे मेरिट से आगे पीछे और कुछ नजर नहीं आता है। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मेरिट शुड बी द रूलर, और कुछ नहीं। अब देखिए, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हो रहा है यूरोप के साथ। आपको पता है कि हमने अमेरिका के साथ हमारा एक समझौता है जिसके तहत ये आईटी सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर डेवलप किया गया। उसके बाद ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसमें $300 बिलियन का सालाना व्यवसाय होता है। यानी दीज आर सेंटर्स ओन्ड बाय फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज। एक तरह का ये मेक इन इंडिया ही है, बट हियर सर्विसेज आर मेड, नॉट प्रोडक्ट्स। डिजाइन्स आर मेड, नॉट गुड्स। इसके लिए ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, सिर्फ अमेरिका का $300 बिलियन है। यूरोप के साथ जो संधि होगी उसके तहत यूरोप का भी इसमें आएगा। आप देख लेना, वो इसीलिए आईमेक बनाया जा रहा है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, जिसमें सिर्फ एनर्जी और गुड्स नहीं, डेटा का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट लिंक बनेगा, और इंडिया एक डेटा स्टोरेज एंड डेटा एनालिसिस हब भी बनेगा। ये बेसिस है, ये फंडामेंटल्स है, ये पॉलिसी से लगाई जा रही है जिससे इंडिया में और जीसीसीज बढ़े। टू गिव यू एन आइडिया, आज के डेट में, आज इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोग जीसीसीज में एम्प्लॉयड हैं। अब ये लगेगा ये क्या है, हमारे देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, 145 करोड़ लोग हैं। अरे बाबा, 19 लाख लोग तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, उसका इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखिए, कैस्केड देखिए। और 19 लाख लोग मतलब ऑटोमेटिकली 76-75 लाख लोग उस पे उस आर्थिक आय पे डिपेंडेंट है। और ये अमाउंट कहां बढ़ेगा? केवल अमेरिका से जो आ रहा है, दूसरे जगहों से जो आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग है, वो आकलन है 4 मिलियन, यानी 40 लाख लोग 2030 तक इसमें रहेंगे एम्प्लॉयड। ठीक है, यूरोप का अगर आंकड़ा हम जोड़ दें तो वो नंबर बन जाता है 6 मिलियन, यानी 60 लाख लोग। 60 लाख लोग का मतलब 2.5 करोड़ लोग इस पे निर्भर करेंगे, 4 का अगर एक फैमिली यूनिट मान लें। और उसका कैस्केड इफेक्ट देखें, मतलब ये लोग तो खरीद फरोख्त करेंगे ना, इनका आय आएगा तो दूसरे व्यवसाय भी बढ़ेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप कंप्यूटर भी खरीदोगे, आप स्टोरेज भी खरीदोगे, आप केबल भी लगाओगे, ऑफिस भी लोगे, ऑफिस लोगे तो ऑफिस बनेंगे। ठीक है ना? तो बहुत बड़ा कैस्केड इफेक्ट होता है, वो 3 से 4 गुना है। इसका मतलब 60 लाख लोगों की जगह आप मान के चलो 2 करोड़ तक लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। और ये सारे मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास। जीसीसीज में तनख्वाह जो है हमारे नॉर्मल इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग जो है उससे 12 से 24% ज्यादा है। तो ये थोड़े उच्च स्तर के लोग हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मिडिल क्लास आएगा, 2 करोड़ डायरेक्टली एम्प्लॉयड, और इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हो 8 करोड़ या 10 करोड़ टोटल लोग मिडिल क्लास में आएंगे एक्स्ट्रा। 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन होता है भाई, एक बड़े देश के समान, और फिर वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम। कैसे करोगे? अच्छा, कैसे करोगे का ये है कि भारतवर्ष में हर साल 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं। 3500 इंस्टीट्यूट्स हैं निजी क्षेत्र में और सरकारी में, 15 लाख लोग निकलते हैं। हमने सर्वे पे सर्वे करके, और मेरा खुद का अपना भी इसमें अनुभव है, 10 से 15% से ज्यादा एक्चुअली एम्प्लॉयबल नहीं होते। बाकियों को इतना इंटेंसिव ट्रेनिंग कराना पड़ता है कि 2 साल तक वो प्रोडक्टिव नहीं होते।
तो इसका मतलब क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 15 लाख लोग नहीं, 1.5 या 2 लाख लोग ही हैं जो डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। डिमांड मैंने कितना बताया? 60 लाख। आप गैप देख रहे हो? हम बात कर रहे हैं $500 ट्रिलियन का एक नया इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगा एडिशनल इंडिया में, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए जो लोग चाहिए, क्या हम 0% पे पीएचडी करने दें लोगों को? 21% पे उनको एमटेक करने दें? ये कहां का लॉजिक है? ठीक है, ये तो हो गया रिजर्वेशन की बात, वो व्यवस्था ही टूटा हुआ है। लेकिन हम एक हायर इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसी व्यवस्था करें कि वो हमेशा तटस्थ रहें। कंप्लेंट्स हैंडल करेंगे या फिर अपना काम करेंगे? देखिए, ये जो उत्पीड़न जो होता है वो सत्य है, मैंने खुद देखा है। मैंने रोकने की भी मुहिम करी है, खुद किया है, और होते हुए भी देखा है। लेकिन ये एक सामाजिक चैलेंज है। ये जो है इसका उद्धार आप सिर्फ ये कानून लाने से आपको पॉपुलर वो तो मिल जाएगा, अरे वाह देखा क्या कर दिया, बहुत प्रशंसनीय है। अरे एडजेक्टिव्स मैं और ज्यादा दे सकता हूं इनसे, पर्याय मेरे पास बहुत है। उससे कुछ नहीं होता है। आपको अगर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, आपको $500 बिलियन का एक्स्ट्रा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको फुलफिल करेंगे या यही सब पॉलिटिकल वो करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है ना, हमारा संविधान, हमारा पार्लियामेंट सर्वोच्च है। तो निर्देश मानने की क्या आवश्यकता है? आप सामाजिक सुधार करें ना। अब समाज में इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो लीडर्स हैं, उनको डिप्लॉय करें, उनको यूज करें। फिर धर्मगुरु किस काम के? उनको बताएं ना। मैं तो भर्त्सना करूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है ना कि कास्ट खत्म करो, सबका नाम ही चेंज कर दो, कास्ट नेम्स गो। करो ना फिर, अगर करना ही है तो वो करो। मेरिट को अगर सैक्रिफाइस करोगे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह के रूल्स लाओगे तो यू आर ओनली हर्टिंग योरसेल्फ। और बाय द वे, बाहर के लोगों को दिखेगा नहीं, वो बेवकूफ हैं क्या? जहां वो रिक्रूट करने जाएंगे, विल दे नॉट सी कि भैया बताओ तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं फॉर ऑपरेटिंग ए यूनिवर्सिटी, फॉर ऑपरेटिंग एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, फॉर ऑपरेटिंग अ फार्मेसी कॉलेज? वो देखेंगे ना उसको, क्या रिएक्शन होगा उनका? इस तरह से चलता है क्या? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अपनी जगह पे है, ठीक है, वो एक गाइडलाइन बन जाता है, उसको फॉलो करना आवश्यक है। फिर कल आप कहोगे फिर आर्मी में भी लगाओ कास्ट। क्यों नहीं होता आर्मी में कास्ट? अगर ये इतना ही इफेक्टिव है सिस्टम, तो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कास्ट क्यों नहीं लगते हैं? रिलीजन के बेसिस पे रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होता है? हम तो उल्टा सुन रहे हैं कि द जनरल्स आर बिकमिंग वेरी प्रोग्रेसिव, जनरल्स, मार्शल्स एंड एडमिरल्स, दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं कि अब से ना ये क्या बोलते हैं, ये मैरिटल रेस, मार्शियल रेस, सॉरी नॉट मैरिट, मार्शियल रेस का थ्योरी जो है इसको भी खत्म किया जाए। खुद ही कह रहे हो बोलो, क्यों? ये है तो बकवास। कौन सा मार्शियल रेस भाई? हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है बंगाली भद्र लोग, आप मेरे को ही ले लो, मैं तो बंदूक चलाता हूं, आई एम ब्राउन बेल्ट इन जूडो एंड जूजित्सु, मैं तो किसी को भी उठा के पटक दूं। तो मैं क्या बंगाली पेन घुमाने वाला आदमी हूं? मैं तो किसान हूं। मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं पॉडकास्ट पे, पर हूं तो मैं किसान, कमर्शियल किसान। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी में, इंसान में मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटी है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को कुछ बनाने का। आपके पास विल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को सीमित नहीं कर सकते, फिर वो समाज व्यवस्था बेकार है, उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन ये अगर आप चलाओगे ना, आप सिर्फ भारतवर्ष को छोटे 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 खंडों में आप बांटोगे। पूरे समाज को कहां आप बटोगे तो कटोगे बोलते हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ये करते हो। ये तो बांटने का ही काम हो गया ना। फिर आप जोड़िए, आप जोड़िए, जोड़ने की बात करिए। और ऐसे जो आइडियाज हैं, इनका जो दूसरा इफेक्ट होता है ना, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट, क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचें।
आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं मोदी जी और शाह जी को डायरेक्टली कह रहा हूं, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, मुझसे ज्यादा बुद्धि है आप में, 100%। ठीक है, मैं बेवकूफ हूं, लेकिन कुछ चीजें हमें नजर आती हैं, लोगों को भी नजर आती हैं। सामान्य बुद्धि भी कोई चीज होती है। तो ये देश जो है सर्वोपरि है, समाज को बांटने का जो भी अधिनियम आएगा वो गलत है, और आपको हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए बनस्बत केवल राजनैतिक कौन से स्तंभ आप खड़े कर रहे हैं उसके। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी कुछ लोग मुझसे सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पे लाइक्स बटोरने नहीं आया हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। आप लोग सोचें, अगर मेरी राय गलत लगे तो वो भी सिर आंखों पे, और अगर आपको ये सत्य लगे तो आप लोग भी कुछ करें, कुछ कहें, जहां हो सकता है लिखें, अपने प्रतिनिधियों से बात करें, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा। इनफैक्ट इस पे अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है दादा, इसके अगेंस्ट में सिटी जज, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने वो कर दिया है, व्हाट यू से, रिजाइन कर दिया है। इट इज अ बिग थिंग, आई मीन दिस इज नॉट हाउ यू वर्क। और नमस्कार उनको। मतलब सीरियसली ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया इन्होंने, और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। इनको नहीं समझ में आ रही है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिवाइसिव फैक्टर। ये स्टूडेंट्स के बीच में छोटी-मोटी बातों पे मेरी भी रैगिंग हुई है। हाँ, मेरी बहुत स्वीटली और प्लेजेंटली हुई है। प्रोबब्ली आई वाज़ अ गर्ल एंड उसका शायद दे टूक केयर ऑफ इट। डांस करके दिखाओ, ठुमके लगा के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, अच्छा प्रपोज़ करके दिखाओ। दीज़ आर वेरी जनरली होती हैं, छोटी-छोटी रैगिंग्स तो होती हैं हर बार। माइल्ड होगी, नॉट एक्सेसिव। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं। बट ये जो यूजीसी गाइडलाइन आई है, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट रैगिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, दे आर जस्ट रेगुलेशन डिवाइसिव। है, ये रेगुलेशन है, गाइडलाइन होता तो अच्छा था। हाँ, कोर्ट ने कहा गाइडलाइन, इन्होंने डाल दिया रेगुलेशन। अब देखिए किस, रेगुलेशन वही आपको तो मानना ही रेगुलेशन, पड़ेगा, नहीं तो ग्रांट्स खत्म। नहीं तो ग्रांट्स खत्म। ये यूजीसी में कौन बैठ के ये कर रहा है? बिकॉज व्हेनेवर दीस काइंड ऑफ थिंग्स कम आउट, बाय डिफॉल्ट माय ब्रेन वर्क्स कि कौन है ये जिसने ये किया है, व्हाट इज अरे दैट यूजीसी पर्सन। नहीं, नहीं 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 नहीं, हम सत्य बोलें, ये यूजीसी का किया धरा नहीं है, ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आया है, और नहीं ये पता। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद मिस्टर मोदी। जहां पे मोदी जी अच्छा काम करेंगे मैं तो बोलूंगा बहुत बढ़िया, जहां पे मुझे मुझे गलत लगेगा तो मेरा रवैया थोड़ा वो सरकार जैसा है, मूवी में था ना, मैं वही करता हूं जो मुझे ठीक लगे, चाहे वो देश फिर समाज के खिलाफ हो, हाँ, या फिर भगवान के खिलाफ हो। जो राष्ट्र के लिए सही है मैं उसको सराहता हूं, जो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है मैं उसकी सराहना नहीं कर सकता, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। और अखाड़ा कोई भी व्यक्ति विशेष मेरी भक्ति नहीं ले सकता, मेरी भक्ति महादेव पे है। तो दादा व्यक्ति जो है वो सही भी करता है, गलत भी करता है। जब गलत करेगा, जो गलत लगे हम बोलेंगे, हाँ आपके पास क्षमता है आप करिए, कॉन्सिक्वेंसेस भी झेल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मतलब ये तो एकदम स्वर्ण, मतलब अपर कास्ट वर्सेस द लोअर, इस तरीके की जंग बनने जा रही है। ये तो उसी तरफ जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। कास्ट सेंसस तो बहुत छोटा सा बात हो गया है। सेंसस मतलब जो अभी सेंसस होने वाला था उसमें से इन्होंने कास्ट वाला कॉलम हटा दिया है। ये तो उससे कहीं बड़े लेवल की चीज है जो लोगों को समझ नहीं आ बहुत बड़ी रही। क्षति होगी, बहुत बड़ी क्षति होगी, सामाजिक क्षति होगी, शैक्षणिक व्यवस्था में क्षति होगी। मैं इसका समर्थन कतई नहीं कर सकता। और अभी नितिन नवीन जी नए बीजेपी के प्रेसिडेंट, एक चैलेंज आई गया उनके सामने। लेट्स सी हाउ दे सॉर्ट इट आउट। आई थिंक सी द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे होता है जब आपने गलती की है तो उसको मान के पीछे हट जाना, उस पर डटे रहना, एकदम वही ईगो वॉर, सर्वोत्तम होगा। वही से। और जनता इस बात की रिस्पेक्ट करती है क्योंकि जनता आसानी से खड़ी नहीं बिल्कुल। होती है। जनता इस लाइक कि ठीक है चल रहा है, पर जब अति होती है तभी जनता बोलना शुरू करती अरे है। आप तो इशू बना के कटोरे में सजा के, प्लेट में थाली में सजा के दे रहे हो, इसके बाद वो विदेशी लोग अपना चालू कर देंगे कैंपेन। यू प्लेइंग इनटू दैट टूल किट। इट्स सो एग्जैक्टली। स्टूपिड। यस। व्हाट आर यू डूइंग? कर क्या रहे हैं आप?
आप क्या सोचते हुए कि ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? जी नहीं, ये पॉलिटिकल बेवकूफी है। सही बात है। थैंक यू सो मच दादा फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।